अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान कौन सा है, ज्यादातर लोग कहेंगे राफेल, कुछ लोग कहेंगे भविष्य में एमका भी हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना के किसी एयर मार्शल से यही सवाल पूछा जाए तो शायद उनका जवाब आपको चौंका दे, क्योंकि अगले 20 साल तक भारत की हवाई ताकत की असली रीढ़ शायद राफेल नहीं होगा, बल्कि 30 साल पुराना Su-30 MKI होगा। सुनने में अजीब लगता है ना? दुनिया छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात कर रही है। चीन J-20 और J-35 बना चुका है, अमेरिका F-47 की तैयारी कर रहा है, और भारत एक ऐसे विमान पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है जिसने पहली बार 1990 के दशक में उड़ान भरी थी। तो क्या भारत पीछे चल रहा है? क्या भारतीय वायुसेना के पास नया विकल्प नहीं है? या फिर क्या भारत ऐसा दांव खेलने जा रहा है जिसे आज बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि यह मामला किसी पुराने विमान को नया रंग देने की नहीं है, यह प्लानिंग है भारतीय वायुसेना की 2045 तक की युद्ध रणनीति की, और इस रणनीति का नाम है सुपर सुखोई। कुछ महीने पहले जब सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की खबरें सामने आई तो ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ एक लाइन पर गया, Su-30 को नया रडार मिलेगा। कुछ ने कहा पुराने विमान में नया कंप्यूटर लगा देंगे, और बस खबर वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर आप डिफेंस की दुनिया को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि भारत सिर्फ रडार नहीं बदल रहा, भारत अपनी पूरी एयर वॉरफेयर फिलॉसफी बदल रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास 260 से ज्यादा भारी लड़ाकू विमान पहले से मौजूद है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, उन्हें धीरे धीरे रिटायर करो और नए विमान खरीद दो। दूसरा, उन्हें इतना आधुनिक बना दो कि वो अगले 25 से 30 साल तक फिर से सबसे खतरनाक हथियार बन जाए। भारत ने दूसरा रास्ता चुना है, पर सवाल है कि क्यों? देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबका ध्यान जाएगा कि स्क्वाड्रंस कम हो रही हैं, भारत को 42 फाइटर स्क्वाड्रंस चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 42 ही क्यों, 40 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है भारत की जियोग्राफिकल स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में। दुनिया के ज्यादातर देशों को एक ही दिशा से खतरा होता है। भारत शायद उन गिने चुने देशों में से है जिसे एक साथ 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के खिलाफ अपनी वायुसेना तैयार रखनी पड़ती है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में चीन, और अगर कभी दोनों मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ जाए तो भारतीय वायुसेना को सिर्फ एक युद्ध नहीं, 2 अलग अलग थिएटर में लड़ना पड़ सकता है। यही वजह है कि दशकों पहले एयरफोर्स ने लगभग 42 स्क्वाड्रंस का एक लक्ष्य तय किया था। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। कई पुराने MiG-21 रिटायर हो चुके हैं, जगुआर भी अपनी उम्र के अंतिम चरण में है, MiG-29 और मिराज 2000 भी लगातार अपग्रेडेशन के बावजूद उम्र दराज हो रहे हैं। नए विमान आ रहे हैं, आने वाले, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से पुराने विमान सेवा से बाहर हो रहे हैं। और यहीं पर Su-30 MKI अचानक सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रह जाता है, वो भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए कल सुबह लद्दाख सेक्टर में तनाव अचानक युद्ध में बदल जाता है। एक तरफ चीन के J-20, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना। आपके हिसाब से सबसे पहले कौन उड़ान भरेगा? एमका? नहीं, क्योंकि वो अभी सिर्फ कागजों पर है, सेवा में नहीं है। राफेल? हाँ, उड़ेंगे जरूर, लेकिन उनकी संख्या भी सीमित है। तेजस? देखिए, वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा सॉर्टीज कोई विमान उड़ाएगा, अगर सबसे ज्यादा एयर पेट्रोल कोई करेगा, अगर सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक के स्ट्राइक मिशंस कोई उड़ाएगा, अगर सबसे ज्यादा मिसाइलों को कोई लेकर जाएगा, तो वो होगा Su-30 MKI। क्यों? क्योंकि यही भारत का सबसे बड़ा हैवी फाइटर फ्लीट है। यही कारण है कि भारतीय रणनीतिकारों ने एक कठिन सवाल पूछा, अगर अगले 20 साल तक लड़ाई का सबसे बड़ा बोझ इसी सिस्टम को उठाना है, इसी विमान को उठाना है, तो क्या इसे 1990 के दशक की तकनीक पर छोड़ा जा सकता है? जवाब था बिल्कुल नहीं। और यहीं से जन्म हुआ सुपर सुखोई प्रोग्राम।
लेकिन क्या सिर्फ नया रडार लगा देने से कोई विमान सुपर बन जाता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय वायुसेना को आखिर Su-30 MKI से सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? क्या उसकी कमजोरी उसका रडार था, उसका इंजन है, उसका कॉकपिट है, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में आमतौर पर चर्चा नहीं की जाती? और यकीन मानिए, अगर आप सुपर सुखोई को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब भी किसी पुराने हथियार की बात होती है तो सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। पहली, अब इसका जमाना खत्म हो गया। दूसरी, आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक विमान है। लेकिन ये दोनों बातें जो हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। सच्चाई हमेशा इनके बीच में कहीं होती है, और Su-30 MKI इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब ये विमान भारतीय वायुसेना में आया तो एशिया में बहुत कम देशों के पास इसकी बराबरी का कोई प्लेटफॉर्म था। डुअल इंजन, बहुत लंबी रेंज, लगभग 8 टन हथियार ले जाने की क्षमता, थ्रस्ट वेक्टरिंग, सुपर मनूवर करने की एबिलिटी, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा हैवीवेट फाइटर जो एयर सुपेरियोरिटी भी कर सकता था, ग्राउंड स्ट्राइक भी, मैरीटाइम अटैक भी, और न्यूक्लियर डिलीवरी भी। इस पर्सनल Su-30 जो जहाज है उनका, सुखोई 30, वो तो समुद्र से जाके ईरान की तरफ से आके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, और उनके पास एयरबोर्न रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है, तो उनके पास तो बहुत कैपेबिलिटी है। यानी दुश्मनों को भी पता है कि सुखोई 30 किस बला का नाम है। विमान एक है लेकिन भूमिकाएं अनेक, और यही वजह थी कि भारतीय वायुसेना ने इसे अपनी रीढ़ बनाई। लेकिन युद्ध सिर्फ विमानों से नहीं जीते जाते, युद्ध तकनीक से जीते जाते हैं, और तकनीक कभी किसी का इंतजार नहीं करती। दुनिया बदल गई, लेकिन Su-30 MKI? अब जरा पिछले 15 साल में दुनिया को देखिए। चीन J-20 लेकर आ गया है। उसने आधुनिक ऐसा रडार लगाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में निवेश किया, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर काम किया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लेकर आया। उधर पाकिस्तान ने J-10CE खरीदा, PL-15 जैसी लंबी दूरी की BVR मिसाइल शामिल की, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश की, डेटा लिंक सिस्टम्स बेहतर की। अब सवाल उठता है कि अगर आपके दुश्मन की आंखें तेज होती जा रही हो, उसके कान ज्यादा दूर तक सुनने लगे हों, और उसका दिमाग पहले से कई गुना तेज हो जाए, तो क्या सिर्फ एक अच्छा एयर फ्रेम आपको युद्ध जिता देगा? नहीं जिता। यही चुनौती Su-30 MKI के सामने थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसका दिमाग। लड़ाकू विमान का दिमाग क्या होता है? यहां ज्यादातर लोग सोचते हैं फाइटर जेट की ताकत तो उसके इंजन में होती है, या उसकी स्पीड में, या उसके मिसाइल्स में, यानी वेपन सिस्टम्स में, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। आज के समय में अगर किसी मॉडर्न फाइटर जेट की असली ताकत की बात की जाए तो पता है उसकी असली ताकत क्या है? उसका मिशन कंप्यूटर। यह वो सिस्टम है जो पूरे विमान का दिमाग होता है। सोचिए, पायलट के सामने एक साथ कितनी सारी जानकारियां आती होंगी। रडार कुछ और बता रहा है, IRST कुछ और देख रहा है, मिसाइल वार्निंग सिस्टम कुछ और चेतावनी दे रहा है, ग्राउंड रडार जो है वो लगातार जानकारियां भेज रहा है, एवैक्स अलग इनपुट दे रहा है, सैटेलाइट से अलग सूचना आ रही है। अगर पायलट को ये सारी जानकारी अलग अलग स्क्रीन पर देखनी पड़े तो वो दुश्मन से पहले जानकारी के बोझ से हार जाएगा। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में डेटा ही हथियार बन चुका है। युद्ध में सिर्फ पहले देखना काफी नहीं होता। अच्छा चलिए एक सिनेरियो बताता हूं। कल्पना कीजिए, हिमालय के ऊपर रात के 2 बजे हैं, दोनों देशों के लड़ाकू विमान हवा में हैं। पहला विमान दुश्मन को 200 किलोमीटर दूर देख लेता है, दूसरा 220 किलोमीटर दूर से देख लेता है। अब आपको लगेगा कि 20 किलोमीटर का ही तो फर्क है, लेकिन युद्ध में यही 20 किलोमीटर जीत और हार के बीच की दूरी बन सकता है, क्योंकि जो पहले देखेगा वही पहले फैसला करेगा, जो पहले फैसला करेगा वही पहली मिसाइल छोड़ेगा, और जिसे हमला करने का मौका पहले मिल गया उसे अक्सर बढ़त मिल जाती है। राफेल के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी F-16 उसके आसपास नहीं आए। उसके बियॉन्ड विजुअल मिसाइल की रेंज जो कि 150 किलोमीटर है, उसके करीब आने की सोच भी नहीं पाए।
F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है, जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। F-16 जो पाक फिजाइया के पास है, वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है, जो मैक्सिमम है। तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है, तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार जाहिर है। यही वजह है कि आधुनिक एयर कॉम्बैट में एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल। और यहीं Su-30 MKI को सबसे बड़े बदलाव की जरूरत। भारतीय वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अगर सिर्फ मिसाइल बदल दी जाए तो फायदा लिमिटेड होगा। अगर सिर्फ कॉकपिट बदल दिया जाए तो भी कहानी नहीं बदलेगी। अगर सिर्फ नया रडार लगा दिया जाए तो भी विमान पूरी तरह से आधुनिक नहीं बनेगा। इसलिए फैसला हुआ कि सुखोई 30 MKI का पूरा इकोसिस्टम बदल दिया जाए। नई पीढ़ी का मिशन कंप्यूटर, नई डेटा प्रोसेसिंग, नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नया डिजिटल कॉकपिट, नए सेंसर फ्यूजन और एक बिल्कुल नई आंख, जो इस पूरे कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक बनने वाली है। विरूपक्ष ऐसा रडार। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा रडार लगा देने से J-20 जैसी चुनौती का जवाब मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा रडार भी कई प्रकार के होते हैं और भारत जिस तकनीक पर काम कर रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि उससे एक कदम आगे की कहानी है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी, और यही सुपर सुखोई अपग्रेड का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह के 3 बज रहे हैं, हिमालय के बर्फीली चोटियों के ऊपर दोनों देशों के लड़ाकू विमान हवा में हैं। एक तरफ भारतीय वायुसेना, दूसरी तरफ एक मॉडर्न दुश्मन। दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि आज की एयर कॉम्बैट आंखों से नहीं, रडार से लड़ी जाती है। जिसने पहले देखा वही पहले हमला करेगा, जिसने पहले हमला किया उसके जीतने की संभावना, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सबसे ज्यादा होगी। यही वजह है कि आज हर मॉडर्न एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमान से पहले उसकी आंखों को अपग्रेड करती है, और भारत भी यही करने जा रहा है। आंखें यानी कि रडार। तो फिलहाल जो सुखोई में रडार लगा है उसका नाम है बार्स रडार लगा है। बार्स रडार खराब नहीं था। अगर खराब होता तो फिर Su-30 2 दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ नहीं बनता। उसने करगिल के बाद के दौर में लंबी दूरी की एयर पेट्रोलिंग में और बहुत सारी एक्सरसाइज में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि क्या 2002 की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी 2026 में भी बेहतरीन रह सकती है? शायद नहीं, क्योंकि इस बीच दुनिया बदल चुकी है। पुराना बार्स रडार एक पेसा रडार था। उस समय यह आधुनिक था, मॉडर्न था, लेकिन आज चीन, अमेरिका, यूरोप, लगभग सभी जो बड़ी वायुसेनाएं हैं वो ऐसा रडार की तरफ बढ़ चुकी है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? देखिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक बड़ी टॉर्च है। आप जहां टॉर्च घुमाएंगे रोशनी वहीं जाएगी, एक समय में एक ही दिशा। यही कुछ हद तक पेसा रडार है। अब कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक टॉर्च नहीं बल्कि एक हजारों छोटे छोटे LED बल्ब्स हैं, और हर बल्ब अलग दिशा में रोशनी भेज सकता है। कोई दाईं तरफ किसी की रोशनी जा रही है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख रहा है। यही है ऐसा रडार, यानी एक बड़ी आंख नहीं, सैकड़ों हजारों छोटी आंखें जो मिलकर एक विशाल दृष्टि बनाती है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या है? ऐसा रडार एक समय में दूर तक खोज सकता है, कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, एक लक्ष्य पर मिसाइल गाइड कर सकता है, जमीन की मैपिंग कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक में भी योगदान दे सकता है। यानी ऐसा रडार सिर्फ देखता नहीं है, यह सोचते हुए देखता है। तो क्या सुपर सुखोई दुश्मन को पहले देख पाएगा? दोस्तों, अक्सर इसको लेकर दावे किए जाते हैं कि नया रडार लगा तो J-20 खत्म हो जाएगा, पर यह इतनी सरल कहानी नहीं है। एयर कॉम्बैट सिर्फ रडार से तय नहीं होता, उसमें शामिल होते हैं दुश्मन का स्टेल्थ विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवैक्स, पायलट ट्रेनिंग, डेटा लिंक, मिसाइल परफॉर्मेंस, मौसम और टेरेन। लेकिन अगर आपके पास एक बेहतर रडार है, बेहतर मिशन कंप्यूटर है, बेहतर सेंसर फ्यूजन है और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, तो आपकी स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होती है। युद्ध में कोई एक तकनीक जीत की गारंटी नहीं देती है, लेकिन
कई आधुनिक तकनीकें मिलकर जीत की संभावनाओं को बढ़ा देती है और यही सुपर सुखोई अपग्रेड का असली उद्देश्य है। अब सोचिए, आपके पास दुनिया का बेहतरीन रडार है, लेकिन आपकी मिसाइल पुरानी है, या आपके पास बहुत शानदार मिसाइल है पर दुश्मन का रडार पहले ही आपको जैम कर देता है। क्या तब भी आप जीत पाएंगे? नहीं। यही वजह है कि सुपर सुखोई की कहानी सिर्फ रडार पर खत्म नहीं होती है। अगला कदम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर फ्यूजन और मिशन कंप्यूटर, यानी कि वो डिजिटल दिमाग जो तय करेगा कि पायलट सही समय पर सही फैसला ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। और यकीन मानिए, युद्ध में कई बार सबसे तेज विमान नहीं, सबसे तेज जानकारी जीतती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन दिख ही नहीं रहा, तो आपके पास दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बेकार है। और अगर आपके पास सही समय पर सही जानकारी मौजूद है, तो आप अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी चौंका सकते हैं। यही वजह है कि आधुनिक लड़ाकू विमान अब सिर्फ मशीन नहीं है, वो लिटरली उड़ते हुए डेटा सेंटर्स बन चुके हैं। अच्छा सोचिए, आप सुपर सुखोई उड़ा रहे हैं, समय सुबह के 4:18, जगह पूर्वी लद्दाख। आप सुपर सुखोई के कॉकपिट में बैठे हैं। एवैक्स रेडियो पर सूचना देता है 2 अज्ञात ट्रैक उत्तर पूर्व दिशा से तेजी से बढ़ रहे हैं। उसी समय ग्राउंड रडार भी वही सूचना भेजता है। सैटेलाइट से भी गतिविधि की पुष्टि होती है। आपके विमान का रडार भी सर्च मोड में है। IRST भी गर्मी के संकेत खोज रहा है। अब जरा सोचिए, ये सारी जानकारियां अलग अलग सोर्सेस से एक ही सेकंड में आपके विमान तक पहुंच रही है। हर अलग सूचना अलग स्क्रीन पर आए तो पायलट उड़ान भरेगा या डेटा पढ़ेगा। यहीं पर एंट्री होती है मिशन कंप्यूटर की। मिशन कंप्यूटर को केवल एक कंप्यूटर समझना सबसे बड़ी गलती कही जा सकती है। यह पूरे विमान का ऑपरेशन सेंटर है। यह हर सेंसर से आने वाली जानकारी को रीड करता है, उसको कंपेयर करता है, गलत सूचनाएं हटा देता है, रिपीटिशन को खत्म करता है और फिर पायलट के सामने सिर्फ वही जानकारी रखता है जो उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पायलट को अब अलग अलग स्क्रीन्स नहीं देखनी है, उसे सिर्फ फैसला लेना है एक स्क्रीन देखकर, और यही है सेंसर फ्यूजन। उसे सेंसर फ्यूजन के जरिए उसकी स्क्रीन सिर्फ युद्ध की असली सच्ची तस्वीर दिखाता है। और यही वजह है कि सेंसर फ्यूजन को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। और सुपर सुखोई इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और यही युद्ध में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि जो पायलट कम उलझेगा वही ज्यादा लड़ेगा। आधुनिक युद्ध में हमेशा लक्ष्य दुश्मन का विमान गिराना नहीं होता, कई बार उसकी आंखें बंद कर देना, उसके कानों को बहरा कर देना, उसके मिसाइलों को भ्रमित कर देना, यह ज्यादा असरदार होता है। मान लीजिए कि दुश्मन ने आपके ऊपर रडार लॉक कर लिया, मिसाइल लॉन्च की तैयारी है, लेकिन उसी क्षण आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक्टिव होता है। वो दुश्मन के रडार को झूठे संकेत भेजता है, उसकी ट्रैकिंग बिगाड़ने की कोशिश करता है, जैसा कि राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। फॉल्स सिग्नल्स भेजे जिससे पाकिस्तान को लगा कि कई सारे राफेल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में वो क्या थे? सिर्फ डीकॉय थे। उन डीकॉय पर पाकिस्तानियों ने मिसाइल मारे। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोई जादू नहीं है, ये हर बार सफलता की गारंटी भी नहीं देता, लेकिन यह पायलट के बचने और मिशन को पूरा करने की संभावना को ज्यादा बढ़ा देता है। और सुपर सुखोई में यही सब होने वाला है। उसके साथ एवैक्स जुड़ा है, ग्राउंड रडार जुड़ा है, दूसरे फाइटर जेट जुड़ चुके हैं, वहां से भी आ रहा है। डेटा लिंक लगातार जानकारी बांट रहा है। मिशन कंप्यूटर हर सेकंड फैसला आसान बना रहा है पायलट के लिए। और सेंसर फ्यूजन पूरी तस्वीर को साफ करके एक चीज दे रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। और विरूपक्ष रडार लगातार दूर तक निगरानी कर रहा है। अब ये वही Su-30 MKI नहीं है जो 20 साल पहले था। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन चुका है। और यही सुपर सुखोई अपग्रेड का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन देखिए दोस्तों, इतनी आधुनिक तकनीक का क्या फायदा अगर आपके हथियार पुराने हैं। जी हां, वेपन्स की बात कर। सुपर सुखोई की कहानी का जो अगला अध्याय है वो है उसकी मारक क्षमता, उसके वेपन सिस्टम्स।
भारत इसमें सिर्फ नई तकनीक नहीं जोड़ रहा, बल्कि ऐसे हथियारों को जोड़ रहा है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की पूरी योजना बिगाड़ सकते हैं। रुद्रम, अस्त्र MK2, अस्त्र MK3 और ब्रह्मोस A, यानी कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस। ये 4 नाम आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आपका स्ट्राइक पैकेज दुश्मन की सीमा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा खतरा क्या है? दुश्मन के लड़ाकू विमान नहीं, सबसे बड़ा खतरा है उसका ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस रडार। जब तक ये रडार जिंदा है, वो आपके विमानों को देख सकता है, मिसाइल लॉन्च कर सकता है, पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को सक्रिय कर सकता है। तो सबसे पहला निशाना क्या होना चाहिए? रडार होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया था ये, और इसके लिए सुपर सुखोई लैस होगा रुद्रम मिसाइल से, जो कि एक है एंटी रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम जो आवाज को नहीं, तरंगों का पीछा करता है, वेव्स का। साधारण मिसाइलें लक्ष्य का पीछा करती हैं, लेकिन रुद्रम कुछ अलग करती है। वो उस रडार के द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की दिशा को पहचानती है। यानी अगर दुश्मन का रडार आपकी खोज कर रहा है, तो वही रडार खुद अपनी पहचान भी उजागर कर रहा है कि मैं कहां पर हूं। रुद्रम उसी रडार रेडिएशन की दिशा में बढ़ती है, इसीलिए इसे अक्सर रडार हंटर मिसाइल कहा जाता है। यह सुपर सुखोई का एयर टू ग्राउंड मिशन रोल हुआ, पर एयर टू एयर बैटल के लिए भी इसके पास एडवांस्ड हथियार आने वाले हैं, जो उसे BVR कॉम्बैट यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एज दिलाने वाले हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई ऐसी लड़ाई जहां दोनों पायलट्स एक दूसरे को आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें नहीं दिखता कि दूसरा प्लेन कहां है, लेकिन दोनों की मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। सवाल सिर्फ एक है कि किसने पहले देखा और किसने पहले मिसाइल फायर की। अब सोचिए, सुपर सुखोई ने अपने विरूपक्ष रडार से लक्ष्य को पहचान लिया। मिशन कंप्यूटर ने लक्ष्य की प्राथमिकता तय कर दी, यानी कि प्रायोरिटी। सेंसर फ्यूजन ने उसकी स्थिति की पुष्टि कर दी। अब बारी है अस्त्र की। अस्त्र MK2 का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की VVR क्षमता में और ज्यादा मजबूत बनाना है। लेकिन यहां कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, वो है अस्त्र MK3। क्यों? क्योंकि इसमें रैमजेट इंजन पर काम किया जा रहा है। इसका मतलब बताऊं मैं आपको आसान भाषा में, कि यह मिसाइल करीब करीब अजेय हो जाएगी। बल्कि यह कि लंबी दूरी तक उड़ान भरने के दौरान भी उसके पास लास्ट फेज में एनर्जी बनाए रखने की संभावना होगी, और BVR युद्ध में अंतिम कुछ सेकंड ही सबसे निर्णायक होते हैं। दोस्तों, सुपर सुखोई को सुपर ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि एयर बैटल खत्म हो चुका है, आसमान अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अब अगला लक्ष्य है दुश्मन का एक हाई वैल्यू टारगेट। मान लीजिए कोई नौसैनिक जहाज, कोई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा, कोई कमांड सेंटर। और यहां पर Su-30 MKI की सबसे अनोखी क्षमता सामने आती है, जो शायद अभी तक किसी एयरफोर्स के पास नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल। लगभग 2.5 टन वजन वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हर लड़ाकू विमान नहीं ले जा सकता, लेकिन Su-30 MKI इसे लेकर उड़ सकता है। यही वजह है कि सुपर सुखोई सिर्फ एयर सुपेरियोरिटी फाइटर नहीं रहेगा, बल्कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म भी होगा। और इसका तो सबूत भी ऑपरेशन सिंदूर में मिल चुका है। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट and their backer. जब सुखोई से छोड़ी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी एयर बेसेस का क्या हाल किया था, और ये कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर उनके सलाहकार और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व ऑफिसर तक ऑन कैमरा ये स्वीकार कर चुके हैं कि ब्रह्मोस ने क्या कहर बरपाया था। We had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces
including airport in Rawalpindi and other places. देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। यही वजह है कि आईएएफ इसे सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी साथ लेकर चल रही है, क्योंकि जब विरूपक्ष रडार, मिशन कंप्यूटर, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ ब्रह्मोस भी जुड़ी रहेगी, तो कॉम्बिनेशन दोस्तों ऐसा बनेगा जिससे पार पाना करीब करीब नामुमकिन। और शायद यही कारण है कि भारतीय वायुसेना 260 सुखोई 30 MKI को सिर्फ चलाते नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें आने वाले दशकों के लिए नए स्तर पर ले जाना चाहती। लेकिन क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी सुपर सुखोई चीन के J-20 का मुकाबला कर पाएगा? क्या वो पाकिस्तान के J-10C और PL-15 जैसी चुनौतियों के सामने अपनी बढ़त को बना पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जब एमका आएगा तो क्या सुपर सुखोई की भूमिका खत्म हो जाएगी, या उसके साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की सबसे खतरनाक जोड़ी बनेगा? दोस्तों, इसका जवाब भी बहुत आसानी से दे दिया जाता है। कोई कहता है कि हाँ बिल्कुल, कोई कहता है कि नहीं, कभी नहीं। लेकिन दोस्तों, युद्ध जो होता है ना, वो इतने आसान जवाब नहीं देता, क्योंकि हवाई युद्ध कभी भी 2 विमानों के बीच नहीं होता। हम अक्सर एयर कॉम्बैट को ऐसे देखते हैं जैसे 2 फाइटर जेट आसमान में मिले और जो जीत गया वही सबसे बेहतर। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। आज की एयर वॉरफेयर पूरे 2 नेटवर्क की लड़ाई होती है। एक तरफ एवैक्स, ग्राउंड रडार, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, डेटा लिंक, सरफेस टू एयर मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो दूसरी तरफ दुश्मन का इसी तरह का पूरा नेटवर्क। यानी अगर कोई ये कहे कि ये विमान उस विमान से बेहतर है, तो केवल ये कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा बता रहा है, वो पूरी कहानी को आपके सामने पेश नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 40 साल पुराने MiG-21 से आधुनिक F-16 मारा नहीं गया होता। यही वजह है कि भारत सिर्फ एमका का इंतजार नहीं कर सकता। एमका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन किसी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बड़ी संख्या में सेवा में आने में वक्त लगता है। उसके बाद भी पायलट ट्रेनिंग, वेपन्स इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस इकोसिस्टम, ऑपरेशनल डॉक्ट्रीन, इन सबको विकसित होने में कई साल लगते हैं। इसलिए सुपर सुखोई एमका का विकल्प नहीं, बल्कि एमका तक पहुंचने वाला ब्रिज है, पुल है। भारत Su-30 MKI में निवेश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास कोई नया विकल्प नहीं है, राफेल आ रहा है। भारत इसलिए निवेश कर रहा है क्योंकि उसके पास पहले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो अभी भी दुनिया के सबसे सक्षम हैवीवेट फाइटर्स में गिना जाता है। और अगर उसके दिमाग, उसकी आंखें, उसके हथियार, उसकी नेटवर्क क्षमता को नई पीढ़ी की तकनीक से लैस कर दिया जाए, तो यही विमान आने वाले 2 दशकों तक भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद युद्धक प्लेटफॉर्म बना रह सकता है। सुपर सुखोई का मतलब है एक ऐसे लड़ाकू विमान को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना, जो भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले भी उठाता था और आने वाले वर्षों में भी उठाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।